ओके जी, तो ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा था कि ये एक मैंने जर्नल खोला है, ठीक है ना, एंड दिस जर्नल इज फ्रॉम द इंटरनेशनल, दिस जर्नल इज बेसिकली द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उसका एक आर्टिकल है ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर इन टर्नओवर इंटेंशन क्रॉस कल्चरल स्टडी, ठीक है ना। एग्जाम्पल मैंने आपको जो है वो नॉर्मल मैनेजमेंट कह लो या एम्प्लॉय बिहेवियर कह लो, उससे मैंने क्यों दिया, उससे इसलिए दिए कि इसके टॉपिक ज़रा से इजी होते हैं, तो नॉर्मली जो है वो स्टूडेंट समझ पाते हैं कि ये मतलब क्या चीज़ हो रही है बहरहाल। तो भी आपको एक जाहिर सी बात है कि इतना भी खैर इजी नहीं होगा, ये जर्नल भी कोई मतलब बेकार सा जर्नल नहीं, बहुत अच्छा जर्नल है ये, ठीक है ना। और टेलर एंड फ्रांसिस की जर्नल्स जो होते हैं वो रेप्यूटेड जर्नल्स होते हैं। तो हम इस जर्नल की वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है ना। मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं यहीं पे करता हूँ ताकि आप लोगों के पास जो है ना ये वाली स्क्रीन नज़र आती रहे आपको। अगर मैं एक सेकेंड, अगर मैं टैब स्विच करता हूँ, टैब स्विच कर रहा हूँ, आपको नज़र आ रहा है ना? जी सर। अभी मैंने टैब स्विच किया था, ठीक है ना। मैं इस जर्नल को सर्च कर रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, तो अब मैंने इस जर्नल को सर्च किया, द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ गया, टेलर एंड फ्रांसिस ऑनलाइन, ठीक है ना। ये पब्लिशर है, इसके अंडर में बहुत सारे जर्नल्स, ठीक है। द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसका इम्पैक्ट फैक्टर देख लें 3.150। इम्पैक्ट फैक्टर बेसिकली एक ट्रेडमार्क है, ठीक है ना, क्लेरिवेट एनालिटिक्स का। अब वो बाकी ये बात की बातें, ये तो मतलब आपको आगे जाके जब इंशाल्लाह आप लोग पढ़ने वाले हुए और पीएचडी वगैरह में जाएंगे तो उस वक्त क्लियर होगा, वरना ये अभी बहुत आगे की बात है। बहरहाल ये जर्नल की हम उसमें साइट पे चले गए, ठीक है। अब जब जर्नल की साइट पे चले गए तो कह रहा है पब्लिश ओपन एक्सेस, ये इसके वो दे रहा है आपको कि ओपन एक्सेस है, ये है, ठीक है ना। अब इसके इश्यूज बता रहा है आपको, इंस्ट्रक्शंस बता रहा है ऑथर्स के लिए वगैरह वगैरह, ठीक है। अगर आपको इस जर्नल में कुछ सर्च करना है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, और इसके कुछ आर्टिकल्स आपको दिखा रहा है, ठीक है ना। देखें ये आर्टिकल जो इसके फीचर्ड आर्टिकल्स हैं वो भी आपको दिखा रहा है कि ये स्टक एट वर्क प्लेस, व्हाट्स वर्क कंट्रोल डिमांड एंड लर्निंग व्हाट टू डू, ठीक है ना। यूज ऑफ वर्क नॉन वर्क सपोर्ट एंड एम्प्लॉय वेलबींग, द मीडिएटिंग रोल ऑफ जॉब डिमांड, जॉब कंट्रोल, सपोर्टिव मैनेजमेंट एंड वर्क नॉन वर्क कॉन्फ्लिक्ट। these are some जो इसकी मोस्ट रीड हैं वो आपको दिखा रहा है। फिर ओपन एक्सेस आर्टिकल्स जो है वो आपको दिखा रहा है, ठीक है ना। यहाँ से आप, ये ओपन एक्सेस का मतलब होता है कि हर कोई इसको फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। ये ओपन एक्सेस इसके आर्टिकल्स हैं कुछ, वो दिखा रहा है आपको, ठीक है ना। यहाँ से मतलब आप जर्नल्स के मजीद आर्टिकल्स वगैरह भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको जब आप यहाँ पर करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा है, करंट इशू। पूरा आपको इशू देखना है, करंट इशू क्या था, तो इस पर क्लिक कर देंगे हम तो पूरा करंट इशू दिखाई देगा। जर्नल के इश्यूज होते हैं, ठीक है ना, और हर इशू में फिर जो है वो वॉल्यूम्स होते हैं। ये इशू, करंट इशू में आपको जो भी आर्टिकल्स हैं इसके दिखा रहा है, अभी 1 2 3 4 यही है, ठीक है ना। वॉल्यूम ये इशू 14 है, ठीक है। इसका इशू 13 है। हर वॉल्यूम के, यानी कि सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया था आपको, हर वॉल्यूम के मुख्तलिफ इशूज होते हैं। तो वॉल्यूम नंबर 31 में जो है वो देखें, 1 से लेके और अभी तक 14 इशू आ चुके हैं। आप ये भी चाहें तो देख सकते हैं कि ये भी 2020 में ही वॉल्यूम नंबर 31 आया। इसका पहले इशू में देख लें फॉर एग्जांपल, तो कौन कौन से आर्टिकल्स पब्लिश हुए ये नज़र आ रहा है आपको। पहले इशू ये वाले, पहले इशू में ये सारे आर्टिकल्स पब्लिश। इंपॉर्टेंट इशूज इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू 2020 रिव्यू इशू, ये इंट्रोडक्शन है इसका। फिर ये आर्टिकल यहाँ से स्टार्ट होंगे, माइंड द कॉन्टेक्ट गैप, क्रिटिकल रिव्यू ऑफ एंगेजमेंट हो गया, टुवर्ड्स अ हाइब्रिड मॉडल, अ सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एचआर से रिलेटेड आपको यहाँ पे ज़्यादा, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, वन ऑफ माय फ्रेंड इज डूइंग ऑन दिस ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, पीएचडी उसका है। ओके जी, एम्प्लॉय परसेप्शन हो गया, ठीक है। यानी कि देयर आर लॉट ऑफ, इसको यहाँ से आप जितना चाहिए, करंट इशू हो गया, ब्राउज लिस्ट ऑफ इश्यूज, तो फिर आपके पास ये सारे मतलब जितने भी वॉल्यूम्स हैं, जब से ये ऑनलाइन है
तब से इसके आपके पास पढ़े। देखिए 1990 से ये आपको नजर आ, 1990 से क्या पब्लिश हुआ, हिस्सा आ रहा, तो इसमें इतना मटेरियल होगा कि जिंदगी इंसान की गुजर जाए, इतना मटेरियल आपके पास अवेलेबल होता है ऑनलाइन कि आप पढ़ नहीं सकते। ये सिर्फ एक जर्नल को हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश की। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि जर्नल की क्वालिटी वगैरह क्या है, ये देख सकते हैं। जर्नल का एम्स एंड स्कोप क्या है, तो यहाँ से हम देखेंगे तो इसका पता चलेगा कि जर्नल क्यों बनाया गया, ठीक है ना। उसका पूरा एम्स एंड स्कोप लिखा हुआ, किस एरिया के अंदर इसको आप कर सकते हैं, तो देखने फ्यूचर ट्रेंड्स इन एचआरएम, स्ट्रेटेजिक एचआरएम, इंटरनेशनल एचआरएम, इन तमाम टॉपिक से रिलेटेड, पीपल एनालिटिक्स, जो भी कैरियर एंड ग्लोबल वर्ल्ड, इन तमाम टॉपिक से रिलेटेड आप अपने आर्टिकल्स जो है वो इन जर्नल्स में भेज सकते हैं। बहरहाल ये एक जर्नल को एक्सप्लोर करने का तरीका बताया मैंने आपको। अब हम चले जाते हैं आर्टिकल पे। असल चीज थी, हम आर्टिकल से स्टार्ट हुए थे, दोबारा उस पर आ जाते हैं हम। ये आर्टिकल है पब्लिश हुआ, ठीक है ना। आर्टिकल के अंदर कुछ इंटीग्रल पार्ट्स होते हैं, वो दिखाने हैं आप लोगों को। सबसे पहले ये है एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है कि जो भी आपने नीचे जो पूरा आर्टिकल है, पूरा रिसर्च वर्क आपने किया हुआ है, इसको एक समराइज्ड फॉर्म में इसकी एक समरी लिख देता है कि इसने क्या किया। क्या कहता है, दिस स्टडी इन्वेस्टिगेटेड द रिलेशनशिप बिटवीन organizational citizenship behavior and turn on intention in 162 production workers in the same organization within Malaysia, Germany, and England. Furthermore, differences in rating of OCV across cultures were examined. Self-report questionnaire measuring turnover intention and 5 dimensions of OCV: altruism, courtesy, consciousness, और फिर क्या है, sportsmanship and civic virtue were administered to the samples. Results illustrated that the OCB related significantly to turnover intention, with sportsmanship emerging as the strongest predictor of turnover intention across cultures. Cultural differences in OCB ratings were seen, with the Malaysian sample generally scoring higher than the other two samples. However, the relationship between OCB and turnover intention was similarly within each cultural group. Explanations of the findings and limitations are discussed. तो इसने ये बताया कि देखिए इन दोनों का रिलेशनशिप तो पाया गया है। OCB को जो है वो 5 डायमेंशन से इसने मेजर किया था, राइट। और इसका जो डिपेंडेंट वेरिएबल था वो टर्नओवर इंटेंशन था। इसके अलावा इसने ये बताया कि मलेशिया के अंदर जो है वो ज़्यादा, यानी कि स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो ज़्यादा एम्पावर कर रही होती है इस रिलेशनशिप को, बल्कि लेकिन अदर जो दो और डेस्टिनेशन थी इसकी, जर्मनी और इंग्लैंड, तो इसके अंदर जो है वो ये सिमिलर रिजल्ट नहीं थे। मलेशिया के रिजल्ट जो है वो जर्मनी और इंग्लैंड के रिजल्ट से डिफरेंशिएट कर रहे थे। हालांकि ऑर्गेनाइजेशन सेम ही थी, लेकिन वो 3 मुल्कों में ऑपरेट कर रही है। बहरहाल फिर इसके इंट्रोडक्शन में आगे, इंट्रोडक्शन क्या होता है कि यूँ समझ लीजिए कि एब्स्ट्रैक्ट के अंदर इसने बहुत शॉर्ट समरी बताई होती है, इंट्रोडक्शन में ज़रा लॉन्गर समरी बता देता है वो, ठीक है। और इसने क्या किया है कि इसने अपने इंट्रोडक्शन के साथ ही जो है वो अपने इंट्रोडक्शन के साथ ही इसने एक पार्ट ऐड कर दिया है, दैट इज कॉल्ड द लिटरेचर रिव्यू। तो इस पेपर के अंदर लिटरेचर रिव्यू अलग से नजर नहीं आ रहा आपको। तो मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा जिसमें इंट्रोडक्शन के बाद लिटरेचर रिव्यू होता है, जो नॉर्मली पेपर लिखने का तरीका होता है, लेकिन इसने इसके साथ मर्ज किया है। तो ये भी एक वे है। बहरहाल ये इसके बाद फिर डायरेक्टली आ गया मेथड्स के ऊपर कि इसमें सैंपल कितना था, सैंपल कलेक्ट करने का तरीका क्या था, ठीक है ना। और जो भी सैंपल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, मलेशियन कितने थे, नॉन मलेशियन कितने थे, जो भी इसके यानी कि पार्टिसिपेंट्स हैं जिन लोगों से इसने डेटा कलेक्ट किया। तो मलेशिया का सैंपल, जर्मन का सैंपल, सारा उसको उसने डिफाइन किया। फिर इसने बताया कि जो भी मतलब डिफरेंसेस के लिए काई स्क्वायर यूज़ किया है या जो भी इसने मॉडल यूज़ किया। फिर मटेरियल अपना बताया कि इसने ये मेजरमेंट वगैरह कहाँ से लिए, फिर प्रोसीजर बताएं कैसे कंक्लूड किया, उसके बाद रिजल्ट्स बताएं। ये जो है ये आपका क्या क्या दिखा रहा है, आपको स्टैंडर्ड मीन्स दिखा रहा है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिखा रहा है, और इसके अलावा कोरिलेशन दिखा रहा है आपको, ठीक है ना। मीन दिखा रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिखा रहा है, कोरिलेशन दिखा रहा है। इन सबको एक टेबल में इसने मर्ज किया, ठीक है ना। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन एक टेबल में आते हैं और कोरिलेशन अलग टेबल में आते हैं। जिस वक्त मैं आप लोगों को SPSS करवा रहा था तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा लास्ट जब मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स कोर्स में करवाया था। बहरहाल दोबारा से ये एंड में आपको थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स करवा देंगे ताकि आपको ये वाला पार्ट इजीली समझ में आ सके। इसके अलावा इसने क्या किया, इसके अलावा इसने जो है वो रिग्रेशन चलाई है, मल्टीपल रिग्रेशन, हायरार्किकल इसने रिग्रेशन चलाई है, ठीक है। ये सिर्फ टेबल बना हुआ है, एक
खूबसूरत से स्टाइल में, तो आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग है, अदरवाइज इट इज़ वेरी इजी। ये बीटा कोफिशिएंट्स है, ये टी वैल्यूज है, ठीक है ना, ये आर स्क्वायर है, ये एफ है, बहरहाल ठीक है जी। फिर इसने जो है वो 3 अलग अलग इसके सैंपल्स थे, मलेशिया का, इंग्लैंड का और जर्मनी का, तो वही स्टैंडर्ड डिवीजन, मीन और कोरिलेशन, इन सब के जो 3 टेबल्स हैं, इन 3 टेबल्स को एक जगह पर इसने प्रेजेंट किया। तो जब हम रिसर्च आर्टिकल्स को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यार प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है। हमारे पास तो बहुत सारे टेबल्स जनरेट हो जाते हैं जब हम सॉफ्टवेयर से कर रहे होते हैं, लेकिन उनको एक टेबल में किस तरह से प्रेजेंट करना है, ये काफ़ी चीज़ें आप लोगों को सीखने के लिए मिलती हैं। इस वजह से ही मैंने आपको आर्टिकल, क्योंकि आपका यूँ समझ लीजिए कि इस कोर्स को करने का जो अल्टीमेट गोल है वो ये है कि आप एक रिसर्च पेपर लिख पाओ, या आप रिसर्च कर पाओ, रिसर्च रिपोर्ट लिख पाओ। तो जब आप कोई रिसर्च पेपर देखोगे, आउटपुट देखोगे, तो समझ आएगा कि यार मुझे ये चीज़ बनानी है, मैं ये चीज़ बनाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। डिस्कशन, ठीक है, और रेफरेंसेस। तो ये पार्ट है सारे। रिजल्ट्स के बाद जो है वो नॉर्मली डिस्कशन होती है और फिर रेफरेंसेस होते हैं, ठीक है। ये एक आर्टिकल की मैंने आपको एग्जांपल दी। इस तरह कोई और आर्टिकल हम खोल के देख लेते हैं। ये वाला खोल के देख लेते हैं, थाईलैंड, लेकिन ये भी टेलर एंड फ्रांसिस का है। बहरहाल चलो कोई मसला नहीं। टेलर एंड फ्रांसिस के एक जर्नल को हमने देखा था, दैट वाज द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है ना। और अब दूसरा देखते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD। देखिए अब ये भी एक जर्नल है इसका, ठीक है ना, टेलर एंड फ्रांसिस, HRD। इसका आर्टिकल आ गया, पहले आर्टिकल को वॉच कर लेते हैं, बाद में इसके जर्नल को भी देखने की कोशिश करेंगे। एम्प्लॉय एंगेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, ये आ गया एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन। देखें इसने LR अलग से किया हुआ, लिटरेचर रिव्यू, ठीक है ना, इसमें लिटरेचर रिव्यू अलग से किया हुआ है, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। एम्प्लॉय एंगेजमेंट के ऊपर क्या रिसर्चेज हुई हैं, ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर के ऊपर कौन कौन सी रिसर्चेज हुई हैं, ये जो दरमियान में आपको नजर आ रहे हैं ईयर्स के साथ, ये इसके रेफरेंसेज हैं, इन लोगों ने किया है, ये रेफरेंसेज है सारा। रेफरेंसेस कैसे डालते हैं, रेफरेंसेस कैसे मैनेज करते हैं, ये सब चीज़ें आप लोगों को सीखनी है। ये हाइपोथेसिस क्रिएट किए हैं इसने, के अंदर जो है वो डिफरेंट हाइपोथेसिस है। पहला हाइपोथेसिस क्या है, क्या कह रहा है, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड OCB, ठीक है। दो वेरिएबल होगा, एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक वेरिएबल हो गया, OCB दूसरा वेरिएबल हो गया, इन दोनों के दरमियान में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, पहला हाइपोथेसिस। दूसरा हाइपोथेसिस देखें इसका क्या कह रहा है, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंगेजमेंट, परसेप्शन ऑफ HRD प्रैक्टिसेस एंड OCB, ये 3 की बात कर दी, 3 वेरिएबल लेकर आ गया, परसेप्शन ऑफ HRD प्रैक्टिसेस भी लेकर आया और OCB भी लेकर आया। तीसरे में कहता है कि employees perceptions of HRD practices are expected to moderate the relationship between employee engagement and OCB, इसको मॉडरेट करेगा। मॉडरेट कैसे करते हैं, मॉडरेटर क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ये तो आपको पता होगा। मॉडरेटर और मीडिएटर्स क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा आप लोगों के सामने मैं और एक्सप्लेन करूंगा। लास्ट क्लासेस में वैसे मैंने ये चीज़ें डिस्कस कर ली थी, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क वगैरह बना के, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, 4 महीने के बाद ऑलमोस्ट आप लोग की क्लासेस हुई हैं, तो आप लोग काफ़ी चीज़ें भूल गए होंगे। जिन स्टूडेंट ने सही नोट्स बनाए होंगे तो उनके पास शायद मौजूद हो, अक्सा वगैरह के पास शायद मौजूद हो, या मेरे पुराने जो लेक्चर्स अपलोडेड हैं उसमें शायद आपको मिल जाए। बहरहाल क्या कह रहा है देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू पॉजिटिवली मॉडरेट, ये भी मॉडरेशन का है। फिर मेथड आपके सामने बताया, सैंपल बताया, इंस्ट्रूमेंटेशन के कैसे डेटा कलेक्ट किए, वैलिड स्केल्स वगैरह। फिर ये इसके डेमोग्राफिक्स हैं, जेंडर, एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ठीक है ना। क्वेश्चनियर होता है, क्वेश्चनियर से डेटा कलेक्ट किया हुआ ये सारा, जो डेटा कलेक्ट करते हैं क्वेश्चनियर के थ्रू, उसको इस तरह प्रेजेंट किया जाता है, ये डेमोग्राफिक्स है। फिर इसके बाद इसने SPSS पे एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस किया, EFA जिसको कहते हैं हम लोग, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस किया हुआ है ये उसके उसके रिजल्ट्स को इसने एक्सप्लेन किया है। फिर मजीद डेटा एनालिसिस ने की है, उसके रिजल्ट्स आपको बता दें। ये कोरिलेशन मैट्रिक्स से बता लिखा हुआ भी देखो, पियर्सन कोरिलेशन मैट्रिक्स, और ये है रिग्रेशन, हायरार्किकल रिग्रेशन इसने की है।
डिस्कशन की है, ठीक है ना। तो अब ये मुझे बताइए कि सीखनी है ये चीज़ें आप लोगों को, या सिर्फ ऊपरी स्टाइल से लेके चलूं? जी बिल्कुल सीखनी है सर। वरना एक तरीका तो ये होता है ना कि देखो, एक तरीका ये भी है कि बस ये स्लाइड्स हैं और स्लाइड्स में पढ़ता चला जाऊंगा और आप लोग जो है वो उसका रट्टा वट्टा लगा लेना, पेपर हो जाएगा। और एक होता है कि प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखना है कि ये रिसर्च की कैसे जाती है, ठीक है ना। दो चीज़ें अलग अलग हैं, रिसर्च का कोर्स पढ़ना अलग है और रिसर्च कैसे की जाती है सही मानों में उसको सीखना एक अलग चीज़ है, दोनों में फ़र्क है। बस आप सर हमें तरीका सिखाए हैं, पढ़ाए नहीं। कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो प्राइवेटली भी मैसेज करते रहते हैं, ना किसी की तारीफ करो तो। बहरहाल, अच्छा जी। तो ये इंशाल्लाह जो है, यानी कि जो चीज़ें आपकी रिलेट कर रही होंगी प्रैक्टिकल से, वही चीज़ें आपको यानी कि हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि सिखाएं, ठीक है ना। तो आज का इसीलिए ही मैंने जो लेक्चर है ना वो इस तरह किया हुआ है कि वो आपको काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल उसमें लेकर जाएगा। लेक्चर तो अभी मैंने अपना स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ आपको पेपर्स दिखा रहा हूँ कि अल्टीमेटली हमें करना क्या है, ठीक है ना। ये वेलफेयर ट्रस्ट वाले भी आ जाते हैं पैसे वगैरह मांगने के लिए। अच्छा जी। अब ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये जो पेपर्स मैंने आपको अभी दिखाया ये दोनों के दोनों एचआर और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से रिलेटेड थे। तो कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो मार्केटिंग में भी इंटरेस्टेड होंगे, तो मार्केटिंग का उनको थोड़ा सा दिखा देते हैं हम, ठीक है ना। मार्केटिंग से रिलेटेड, कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड कुछ हो सकता है। बल्कि हम ये ले लेते हैं ना कि इम्पैक्ट ऑफ सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट ले लेते हैं। हाँ, ये अच्छा है, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट ले लेते हैं। कंज्यूमर्स के ऊपर सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट का क्या इम्पैक्ट होता है। सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट, जैसे कोई सेलिब्रिटी आ जाती है, लाइक मायरा खान आ जाती है, कितनी लक्स का साबुन खरीद लो, सब खरीदना शुरू कर देते हैं, मायरा खान कह रही है, एक एग्जाम्पल है। या शाहिद आफरीदी हेड एंड शोल्डर बेच रहा हो तो सब खरीद लेते हैं कि उसके सर में खुश्की नहीं है, तो वो बेच रहा है, हम शाहिद आफरीदी से बाल हो जाएंगे हमारे, ठीक है ना। ये सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट होता है। कोई सेलिब्रिटी आके उसको इंडोर्स कर रही होती है कि ये चीज़ खरीदनी चाहिए, अच्छी चीज़। वसीम अकरम एवियल सरफ बेच रहा होता है, डिटर्जेंट पाउडर, ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर साथ साथ हम लोग जो है वो एक और चीज़ भी सीख लेते हैं। मुझे एक सेकंड दे दीजिएगा, मैं ज़रा खिड़की बंद कर लूँ, ये डोनेशन लेने वाले आए हुए हैं ना, आते हैं ना। जी। तो अब सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट के ऊपर है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसके जो लेफ्ट साइड पे देखिए मेन्यू है, ठीक है ना। लेफ्ट साइड पे मेन्यू है, लेफ्ट साइड में देखिए आप, कि आपको ये भी बता रहा है कि आर्टिकल्स अगर आपको लेटेस्ट चाहिए, जैसे कि यहाँ पे अब 1997, अब 1997 में कोई रिसर्च आई हुई हो तो वो इतनी मेरे काम की नहीं है, क्योंकि अभी मैं बैठा हुआ हूँ 2020 में, ठीक है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ 2020 में इस टॉपिक से रिलेटेड क्या रिसर्च हुई है मुझे वो देखनी है, तो मैं सिंस 2020 पे क्लिक कर दूंगा। अब देखिए 2020 के ही सारे आ रहे हैं, ठीक है। कस्टमर ब्रांड एंड एडवर्टीजमेंट परसेप्शन हो गया, efficacy of advertisement, a study on comparative analysis of
celebrity endorsed advertisements versus cartoon character endorsed advertisements for children. ठीक है ना, छोटा भीम आ रहा होता है, मिकी माउस कुछ चीज बेच रहा है या कोई और। अच्छा जी, और जैसे कि फिर है रिलेशनशिप बिटवीन द सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट एंड ब्रांड इक्विटी। ठीक है ना, ये है आपके पास। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि कोई अच्छा सा github.io EOVM। अच्छा जी, टेलर एंड फ्रांसिस इज अ नाइस वन। TPNS इंडिया, एल्सवियर, एल्सवियर का भी है, हाँ एल्सवियर का है ये, और ये यहाँ पर भी पब्लिक से, तो ये देख लेते हैं एल्सवियर का भी आप लोगों को थोड़ा सा नजर आ जाएगा। सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट ब्रांड पैशन अमॉन्ग एयर ट्रेवलर्स। ठीक है ना, थ्योरी एंड एविडेंस, इसको देख लेते हैं, इस वाले आर्टिकल को हम देखेंगे। यहाँ से इजीली मुझे मिल जाएगा। और अब आपको ये भी बताऊंगा कि जो आर्टिकल यहाँ से नहीं मिलते तो उसको डाउनलोड करने का क्या तरीका होता है, वो भी मैं आपको बता दूँ, पहले बताया भी था। फ़हीम गुल गिलाल, जस्टिन पॉल, नईम गुल गिलाल, रुखसाना गुल गिलाल, ये पूरे खानदान ने एक साथ मिलकर किया। ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस ऑफ पोर्टो रिको USA। सब एक ही जगह से कह रहे हैं, 3 भाई बहन लग रहे हैं मुझे। ओके, इंट्रोडक्शन हो गया। अच्छा, ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया इसका इंट्रोडक्शन। इसने थ्योरेटिकल अंडरपिनिंग भी की है, थ्योरी से इसको कनेक्ट किया है इसने। ठीक है, कौन सी थ्योरी यूज की है इसने, क्रेडिबिलिटी थ्योरी। ठीक है, ये इसका फ्रेमवर्क है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। दिस थ्री आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल ब्रांड पैशन। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि जो मोबाइल से देख रहा है उसको जरा मसला हो। हाँ, ये इसका देखिए फ्रेमवर्क है। सेलिब्रिटी अट्रैक्टिवनेस, सेलिब्रिटी एक्सपर्टीज, सेलिब्रिटी ट्रस्ट वर्दीनेस। ठीक है, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल है इसका ब्रांड पैशन, लास्ट वाला ये डिपेंडेंट। दरमियान में है रिलेटेडनेस नीड सेटिस्फेक्शन, ये जो है इसका क्या है, ये है इसका मीडिएटिंग वेरिएबल, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इन 3 के लिंक को इसके साथ जोड़ रहा है, इसको हम कहते हैं मीडिएटिंग वेरिएबल। ठीक है, जो बीच में। और ये जो वेरिएबल है जिसकी लाइंस, एरोज जो है वो एरोज से टच कर रहे हैं, यानी कि लाइन लाइन से टच कर रही है, इसको कहते हैं मॉडरेटिंग वेरिएबल। ठीक है ना, मॉडरेटिंग वेरिएबल क्या कर रहा होता है, क्या इससे इसके रिलेशनशिप को, इसके आने की वजह से इसका रिलेशनशिप चेंज हो सकता है, इसको मॉडरेटर कहते हैं। ठीक है ना, सेलिब्रिटी यूजर्स जेंडर कॉन्ग्रेट, 2 इसमें है। ठीक है ना, सेलिब्रिटी यूजर और जेंडर कॉन्ग्रेट। ठीक है, और देन इसका पूरे जो भी हाइपोथेसिस हैं वो बताए गए हैं। H2 है इसका, H3 है, फिर इसके टेबल आ गए। ठीक है ना, ये इसका डिस्क्रिप्टिव सॉरी डेमोग्राफिक है, इसको प्रोफाइल ऑफ सर्वे रिस्पोंडेंट्स भी कह सकते हैं, डेमोग्राफिक भी कह सकते हैं। इसके बाद जो है वो उसके अंदर मजीद एनालिसिस, इसने जो एनालिसिस किए हैं, इसने किए हैं एमओस पे, इसने किए हुए एमओस पे। ये SPSS के सॉफ्टवेयर पे इसने नहीं किए हुए, यानी कि ये ये वाला जो टेबल है ये SPSS के से निकाला है, और बाकी जो काम किया हुआ है ना, ये जितना भी है ये सारा इन्होंने किया है एमओस से। एमओस जो है उसको हम लोग कवर नहीं करेंगे हमारे उसमें, कभी मौका मिला तो अलग से आप लोगों को ट्रेनिंग दे दूंगा एमओस की। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर बाय द वे। देखिए ये आगे देखें, CFA एमओस। ठीक है ना, वी एम्प्लॉयड CFA इन एमओस 22 एमओस है। ये एमओस के आउटपुट्स, ये बिल्कुल आपके लिए CFI, TLI, IFI, SM, SRMR
लेम्सिया वगैरह और काई स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये बिल्कुल आप लोगों के लिए नई चीज़ें, आप लोगों के सामने स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग की हुई है, ठीक है। अच्छा जी, एंड देन सारे रिलेशनशिप को डिस्कस किया, नीचे हाइपोथेसिस, उसके बीटास और उसके टी वैल्यूज को डिस्कस किया, फिर डिस्कशन की, और साथ साथ ये टेबल्स को उसने ऊपर रेफर किया होगा, जाहिर सी बात है वही सारे टेबल्स हैं, रिग्रेशन के टेबल्स हैं बेसिकली, ठीक है ना। मॉडरेशन, सेलिब्रिटी, यूजर, जेंडर, कॉन्ग्रुइटी, ये भी मॉडरेशन है। मॉडरेशन 3 मॉडरेशन इसकी की है, मॉडरेशन के ग्राफ बनाए 3, ठीक है। फिर इम्प्लीकेशंस के ऊपर इसने डिस्कस किया है, थ्योरेटिकल एंड मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस, कंक्लूजन्स, लिमिटेशन वगैरह, ठीक है। तो एक ये स्टाइल है आर्टिकल का। अच्छा, अब इसमें एक इम्पोर्टेंट, 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोगों को और मैं बता देता हूँ। आर्टिकल्स को तो हमने देख लिया, अब जैसे कि ये वाला आर्टिकल है या ये वाला आर्टिकल है फॉर एग्जांपल, ये हमें नहीं मिल रहा नज़र, यानी क्योंकि यहाँ पे मौजूद नहीं, हम इस पर यहाँ क्लिक करते हैं कि शायद यहाँ से मिल जाए, यहाँ से तो हमें डायरेक्ट नहीं कॉपी नज़र आ रही, कोई यहाँ पे क्लिक करके मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसने एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है, इसके बाद रेफरेंसेस बताया, मैं बीच का नहीं दिया हुआ, लेकिन कह रहा है कि डाउनलोड है, ठीक है। तो यहाँ जब क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा ये पूरे का पूरा, तो इसका मतलब वहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ से ये आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर उस तरह भी नहीं मिल रहा तो फिर क्या करेंगे, तो इसको चेक करते हैं क्या है। अब ये कह रहा है कि ये आर्टिकल जो है ये है $39 का, ठीक है जी, और ये तुम्हें फ्री में नहीं मिल सकता। अब हम कोशिश करेंगे कि ये हमें फ्री में मिल जाए, तो ट्राई करते हैं। तो ट्राई करने के लिए देखें, एक तरीका होता है कि यहाँ पर आप देखेंगे ना तो आपको एक इन्फॉर्मेशन नजर आएगी जिसके आगे लिखा होगा DOI। DOI स्टैंड्स फॉर डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, ठीक है, ये है DOI, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। तो डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर जो है, इसके थ्रू हम चाहें तो मालूम कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, तो कैसे करेंगे, हमें क्या करना होता है, इसको कॉपी करना होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस DOI को हम कॉपी कर लेंगे, DOI की वर्डिंग को छोड़ देंगे, जो इसके आगे HTTPS लिखा है वहां से कर लें, कॉपी कर लें, और इसके बाद जो है वो आप क्या करें कि आप एक टैब में खोल लें SCI-hub.tw, SCI-hub.tw, ये एड्रेस, ठीक है ना। और जब इसका सर्च बार आएगा तो उसके सर्च बार पे आप DOI पेस्ट पेस्ट कर दें और ओपन कर दें, तो उसकी कीमत आप लोगों ने देखी हुई थी अभी, $39 थी, ठीक है ना। अब देखते हैं कि क्या हम $39 बचा पाते हैं या नहीं। अच्छा सॉरी, ये कुछ गड़बड़ हो गई है। अच्छा चलो, इस तरह नहीं यार, एक और तरीका ट्राई करते हैं इसका हम, कि हम ये सारा टेक्स्ट उड़ा देते हैं, सिर्फ नंबर से सर्च करते हैं, शायद नंबर से हमें मिल जाए। तो 95% आर्टिकल जो होते हैं जो हमें वहाँ से डायरेक्टली गूगल से अवेलेबल नहीं होते, तो वो यहाँ से मिल जाते हैं हमें। तो देखिए मैंने सिर्फ नंबर लिखा तो कुछ आगे बढ़ा है मामला। अब ये मुझे कह रहा है कि ये डालो ये टेक्स्ट, तो मैंने ये टेक्स्ट डाला। अब ये रशियन में लिखा हुआ है, इसका मतलब ओके है, वेरीफाई है, जो भी है, उसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये रशियन की वेबसाइट है,
बहरहाल मैंने क्लिक कर दिया इसके ऊपर, इसको समझ नहीं आया मेरे ख्याल से। FLEXOR, अच्छा भाई, BRAVE, ब्रेव्ड, ओके। सर्च करने की कोशिश कर रहा है, ढूंढ रहा है कि शायद इसको मिल जाए। टाइटल का नाम तो आ गया, इम्पैक्ट ऑफ सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट। इसके आगे कुछ आया है या नहीं आया ये देखते हैं। तो ये जो है हमारा ये वाला आर्टिकल ढूंढने में नाकाम रहा, कोई बात नहीं, हम कोई और आर्टिकल देखते हैं। हाँ, मैं इसको आगे कर देता हूँ, कोई और आर्टिकल एग्जाम्पल के तौर पे आपको करके दिखा देते हैं। ये वाला है, जैसे कि IGI ग्लोबल का चेक कर लेते हैं। ये है $30 का, ठीक है। इसमें भी DOI मौजूद है, देखिए यहाँ पे DOI आपको नजर आ रहा है। उसके DOI को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और चला जाता हूँ साइंस सब पे, दोबारा से चेक करते हैं यहाँ पर हम $30 बचा पाते हैं। यस, आंटी आ गई, आंटी आपके सामने हाथ हिला रही है कि मुबारक हो बेटा, तुम्हें मिल गया। ये जो आंटी है, इसी ने ये वेबसाइट बनाई है, बाय द वे। ठीक है जी, ये देखिए आर्टिकल ये। अब मैं जब इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये डाउनलोड, अभी ये ओपन हो गया है। जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। जहाँ भी मुझे डाउनलोड करना है मैं इसको डाउनलोड करके अपने पास सेव कर सकता हूँ। ओके, ठीक है। तो देखिए $30 की बचत हो गई है, यहाँ से नजर आ रहा है। शोरियन हाइपोथेसिस, ये इसका फ्रेमवर्क है, कॉन्सेप्चुअल मॉडल है। इसके अंदर दो मीडिएटिंग वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसको जो इसने नाम दिया है कि स्टिमुलाई, ऑर्गेनिज्म एंड स्पॉन्सर की बात है, आउटकम जो है। ये इसके हाइपोथेसिस हैं, रिसर्च मेथड्स, सैंपल, मेजरमेंट कंस्ट्रक्ट, वही डेमोग्राफिक एनालिसिस, मॉडल इसने चलाया है मेजरमेंट मॉडल। अच्छा, ठीक है। ये है इसका कोरिलेशन मैट्रिक्स, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग इसने किया है स्मार्ट PLS पे, पार्शियल लीस्ट स्क्वायर पे, स्मार्ट PLS ये रहा। तो कुछ लोग जो है वो अभी मुख्तलिफ क्लासेस ऑनलाइन चला रहे हैं, तो हम भी सोच रहे हैं कि हम भी स्मार्ट PLS की क्लासेस चलाना शुरू कर दें ऑनलाइन। ये इसके आ गए, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दो, मीडिएटर और एक इम्पल्स बाइंग इंटेंशन जो है वो आपका। इम्पल्स बाइंग क्या होती है कि जब आप जाते हैं सुपर स्टोर वगैरह पे, आप लोग जाते हैं जब, तो आपने लेना नहीं चाह रहे होते, लेकिन चीज़ सामने नजर आ जाती है, आपने प्लान नहीं किया होता, लेकिन आप चीज़ सामने नजर आ जाती है तो आप खरीद लेते हैं, दैट इज इम्पल्स बाइंग, ठीक है। इसके ये फैक्टर्स हैं, अट्रैक्टिवनेस होती है एक्सपर्ट, ठीक है ना। इन तमाम चीज़ों की वजह से फिर आप इम्पल्स बाइंग की तरफ चले आते हैं। तो ये मार्केटिंग का एक एग्जांपल आपको दे दिया मैंने। एक एग्जांपल आपका हो गया ह्यूमन रिसोर्स और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से, एक एग्जांपल पेपर आपका हो गया मार्केटिंग से, ठीक है। और कुछ फाइनेंस का भी आपको दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को फाइनेंस का भी समझ आ जाए, जो फाइनेंस में इंटरेस्टेड लोग हैं। तो जाहिर सी बात है कि फाइनेंस इज द मोस्ट डिफिकल्ट एरिया। सबसे आसान HR होता है, तो मैंने HR से स्टार्ट किया था। फाइनेंस के अंदर में आपको चलें, हाँ, फार्मा फ्रेंच दिखा देते हैं हमारी। फार्मा फ्रेंच 3 फैक्टर दिखा देते हैं।
Pharma French. Empirical research on the Pharma French three-factor model and sentiment-related four-factor model in Chinese blockchain industry. Very latest topic. 2020 में हुआ है, blockchain is the latest one. चलो देख लो. ये तो डायरेक्ट ओपन करने का कह रहा है, डाउनलोड करने का कह रहा है. चलो मैं अपने पास ओपन कर लेता हूँ. लेकिन ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा, मैंने अपने पास ओपन किया है तो. स्क्रीन शेयरिंग मुझे चेंज करनी पड़ेगी. ये अब आया पीडीएफ. कंफर्म कर दो कोई. ओके, नाजिम इज सेइंग यस. ओके ठीक है. ओके जी. तो अच्छा, ये हमारा सेशन जो है वो अभी वैसे भी कंप्लीट हो रहा है, तो मैं अभी इसको क्लोज करूंगा. और 1 मिनट से भी कम रह गया तो अभी ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगा. ठीक है ना. नेक्स्ट में जो है वो फिर हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करें कुछ और चीज़ें आपको. ठीक है.